आप जानते हैं जब आप 2029 में वोट डालने के लिए जाएंगे तो भारत की संसद पूरी तरह से बदल चुकी होगी। वो संसद जो आज 543 सांसदों की है वो बढ़कर 850 की होने वाली है। जी हाँ, मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक ऐतिहासिक संशोधन लाने जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मौजूदा संसद भवन है उसको क्यों बदला गया? जो पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस था उसको क्यों बदला गया? जवाब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि आने वाले समय में बैठने वाले सांसदों की संख्या पर भी था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। तो आज हम इसी को लेकर विस्तार से इस वीडियो में बातचीत करेंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया है, लेकिन पहले आप ये जानिए कि व्हिप होता क्या है। व्हिप होता है एक राजनीतिक दलों का आदेश, आप कह सकते हैं। 3 लाइन का व्हिप सबसे सख्त होता है। इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके उल्लंघन पर सांसद की सदस्यता भी जा सकती है। अब इस सब के पीछे एक सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार अभी ही क्यों आखिर ये बिल लाना चाहती है। 2024 के चुनाव के बाद और 2026 के परिसीमन से पहले इसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में संसद में हंगामा भी तय है क्योंकि विपक्ष इसको लोकतंत्र का एक नया गणित कह रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर 543 से 850 का ये सफर कैसा होगा और आपकी सीट पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसका इंतजार 3 दशकों से था। 1971 की जनगणना के बाद से लोकसभा की सीटें 543 पर ही फ्रीज हैं। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 2001 तक के लिए इसको रोक दिया था, जिसको बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन 3 दशक पुराना मुद्दा अब क्यों निर्णायक आया है, अब क्यों ये मुद्दा सामने आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। महिला आरक्षण का मुद्दा लगभग 30 साल से लंबित है और 2010 में ये राज्यसभा से पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में ये अटक गया था। 2023 में इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित किया गया, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी और अब संशोधन के जरिए इसको जल्द लागू करने की कोशिश की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। लेकिन एक पेच है, ये आरक्षण तब तक लागू नहीं हो सकता तब तक परिसीमन ना हो जाए। अब आपको थोड़ा हम आंकड़े बता देते हैं। मौजूदा महिला सांसदों की संख्या है लोकसभा में 75। नया प्रस्ताव अगर लागू हो जाता है तब 850 जो संख्या होगी उसमें महिलाओं की संख्या होगी 273 यानी कि 273। सरकार का तर्क यह है कि अगर हम मौजूदा 543 जो सीटें हैं उसमें 33% महिलाओं को देते हैं तो कई सारे पुरुष सांसदों की सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए एक समाधान निकाला गया कि सीटें ही बढ़ा दिया जाए। अब ये जो नंबर गेम है 543 से 850 का, वो क्या है? आपको पहले सीटें बता देते हैं। कौन से सदन में कितनी सीटें अभी हैं मौजूदा और प्रस्तावित कितनी हो जाएंगी। बात लोकसभा की कर लेते हैं। मौजूदा 543 है, 850 हो जाएंगी। अगर हम राज्यों के अनुसार बात करते हैं तो 530 है, 815 हो जाएंगी, जिसमें यूटीज यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो 13 हैं अभी मौजूदा बढ़कर हो जाएंगी 35। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की क्षमता की 850 तक ले जाने की, ये जो प्रस्ताव इसमें है, राज्यों की हिस्सेदारी 815 होगी जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 35 और बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन अब सीटें कैसे बढ़ेंगी, इसका आधार क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर आता है 2011 और आगामी जनगणना का डेटा। सरकार परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो करेंगे, और ये आयोग तय करेगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अब लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है, उत्तर बनाम दक्षिण, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है वो भी आपको जानना होगा, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां राजनीति सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। विपक्ष खासतौर पर जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिसमें केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना आता है, इस परिसीमन का बहुत विरोध कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना यह है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया है, इसलिए उनकी आबादी कम बढ़ी है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, जैसे यूपी, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर जनसंख्या को आधार बनाकर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो संसद में उत्तर भारत का दबदबा फिर कम हो जाएगा, दक्षिण भारत की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को होगा जहां पर सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। फिर सीटों का नया बंटवारा क्या होगा वो आप जानिए। यूपी में वर्तमान में 80 सीटें हैं जो बढ़ाकर 150 तक जा सकता है आंकड़ा। बिहार में 40 जो बढ़कर 80 तक आंकड़ा पहुंच सकता है।
दक्षिण बनाम उत्तर क्या है? उत्तर भारत के राज्यों में एक सांसद अभी भी 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नियम के अनुसार यह संख्या अभी कम होनी चाहिए। बीजेपी ने 16 से 18 अप्रैल के लिए 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया है। इसका मतलब होता है कि हर एक सांसद को मौजूद रहना अनिवार्य होगा। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए होगा। अब लेकिन मौजूदा गणित क्या कहता है? एनडीए के पास है करीब 292 सांसद, जबकि आईएनडीआई के पास हैं 233 सांसद। 15 सांसद है निर्दलीय या अन्य दलों के। 543 में से 360 वोटों का बहुमत होगा, यानी कि 360 वोटों की जरूरत होगी। यानी कि सरकार को कुछ विपक्षी दलों का साथ भी चाहिए होगा, या फिर आप कहें कि तटस्थता इसमें चाहिए होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या सरकार जुटा पाएगी 2/3 बहुमत? संविधान संशोधन के लिए सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होगा। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन 2/3 समर्थन के लिए उसे अन्य दलों का सहयोग भी बहुत जरूरी होगा। और ऐसे में बैक चैनल बातचीत और राजनीतिक रणनीति इस बिल के भविष्य को तय करेगी। ये बिल जहां महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, तो वहीं इसके साथ जुड़े हुए परिसीमन और सीट वृद्धि जैसे मुद्दे भी काफी इसको जटिल बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तो आपको क्या लगता है कि 2029 तक के चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ होगा? क्या 31 मार्च 2029 से ये कानून प्रभावी होने की बात जो कही जा रही है, ये सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत के संघीय ढांचे को फिर से परिभाषित करने जैसा है? आपको क्या लगता है? क्या सीटों की संख्या को 850 करना एकदम सही कदम है? क्या इससे दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।